गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम आज फिजिक्स का क्लास करेंगे जिसमें हम लोग पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने हाइगेंस का थ्योरी देखा था। तो हम लोग पिछले चैप्टर में ये जाने कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने लाइट के बारे में अलग अलग थ्योरी दिया, जिसमें न्यूटन ने अपने थ्योरी में प्रकाश के सिर्फ दो ही फिनोमिनन, दो ही घटना को वो एक्सप्लेन कर पाए, और वो था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन हाइगेंस फिर जब अपना वेव थ्योरी दिया, तरंग सिद्धांत, जो कि पूरा आप पढ़ चुके हो, तो उसमें वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा, यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अलावा, उन्होंने व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन और ध्रुवन जैसे यानी पोलराइजेशन जैसे अन्य घटनाओं को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लाइट के टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे जीवन में एक क्रांति ला दिया गया, अगर जब से वेव थ्योरी आया। यानी हाइगेंस का बहुत योगदान है, जिन्होंने वेव थ्योरी के आधार पे बहुत सारे लाइट के फिनोमिनन को प्रूव किया। हालांकि और भी बहुत सारे लाइट के फिनोमिनन होते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के बारे में जान लिए थे वेव थ्योरी में। आज जो है वो हम लोग सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं, और उस सेकंड चैप्टर में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में पढ़ना है ना। तो ये हालांकि इंटरफेरेंस और ये अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग 11th के लास्ट टॉपिक में भी पढ़े थे, 11 के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर जब वेव हम लोग पढ़ रहे थे तो इसके बारे में पढ़े थे। लेकिन वहाँ पे हम लोग तरंग का व्यतिकरण पढ़े थे, यानी इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़े थे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव के रूप में। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे मुझे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है। हाला, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के व्यतिकरण को हमको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, वो सारा चीज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना होगा। यानी इसको पढ़ने के लिए आपको ये समझना होगा, और इसको समझने के लिए आपको पिछले चैप्टर का 2 टॉपिक याद करना होगा। और याद करो, मैंने लाइट का नेचर बताया था, वेव का नेचर बताया था कि वेव ऐसे रूप में भी चलते हैं और वेव ऐसे रूप में भी चलते हैं। मैंने 2 ये नेचर बताया था। इसको मैंने नाम रखा था अनुदैर्ध्य। ठीक है, क्या नाम रखा था, तो अनुदैर्ध्य तरंग। और इसका नाम मैंने रखा था अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, यानी ये था आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और ये आपका था ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स वेव। तो ये क्या था एक्चुअली में? आपको क्या लगता है कि लाइट ऐसे चलता है? नहीं, गलत सोच रहे। लाइट ऐसे नहीं चलता है। आपने जरूर मान लिया कि लाइट का जो वेव नेचर है वो इस रूप में है। ये तो बताए थे हाइगेंस, लेकिन फिर फ्रेनल और यंग ऐसा बता दिया था ना कि ट्रांसवर्स होता है एक्चुअल में, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइट कौन सा वेव है, जो लाइट का वेव जो है वो किस तरह का नेचर रखता है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर। तो ऑलरेडी ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। ठीक है, फाइनल रिजल्ट यही आया था। तो लाइट इस रूप में नहीं चलता है। ये क्या है एक्चुअल में, ये ऊपर नीचे ऐसे क्या है, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ समझाने से पहले हम आपके सामने एक मीडियम बनाते हैं, कोई भी मीडियम, एक माध्यम, और इस माध्यम का नाम रख लेते हैं ये एयर का मीडियम है। वाटर भी हो सकता है, क्योंकि अगर लाइट को ट्रैवल करवाना है तो सिर्फ आपको वैसा ही मीडियम लेना होगा जो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। जैसे शीशा ले सकते हैं, आर पार दिखे, हवा ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, वैसे ही एयर अपने पास जल्दी से उपलब्ध हो जाएगा, है ना, कहीं भी आसानी से। पानी के लिए व्यवस्था करना होगा, एक कंटेनर में रखना होगा। हवा तो ऐसे ही आसमान में ऐसे ही उड़ रहा है, तो फिर ये फ़ायदा है कि हम लोग हवा में समझते हैं इस बात को। अच्छा, हवा तो बहुत सारे गैसों का कम्बिनेशन है ना, आपको पता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैस हैं। उस गैस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैसेज हैं, आपको बताइए। उस गैस में हर एक गैस के अपने मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु, है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स मान लो हम यहाँ पे बना दिए कि एयर है, तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, यानी अणु हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल्स का करना क्या है, ये देखो। हम मान लो इसमें लाइट डाल रहे हैं, लाइट ट्रैवल्स करवा रहे हैं। ठीक है, रे ऑफ लाइट। हमने एक यहाँ पे सोर्स ले लिया, सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट का सोर्स जहाँ से लाइट निकल सके। और उस लाइट को अगर हम सोर्स को जलाएंगे तो उसमें से अनेकों रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण अनलिमिटेड निकलेंगे। उसमें से हम एक रे ऑफ लाइट को मान लो इंटर करवा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंटर करेंगे, हम एक पे समझते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट इसमें जाएगा, ठीक है, तो ये इस पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं, यही तो वेव है। वेव
तरंग का मतलब ही होता है मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देना। कहने का मतलब ये है कि मान लो हवा में बहुत सारा कुछ उड़ रहा है, सपोज कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कागज, पेज बहुत सारा फटा है और ऐसे उड़ रहा है, सपोज अभी ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, सपोज कुछ देर के लिए मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और वो ऐसे हवा में हमने ऐसे छेड़ दिया, वो हवा में ही ऐसे ऐसे तैर रहा है, जैसे स्पेस में अंतरिक्ष में तैरता है, सपोज कुछ देर के लिए मान ले तो ग्रेविटेशनल वहाँ पे नहीं है। और अगर हम इस मीडियम में दौड़ना स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपके बॉडी से ये जो पेज का टुकड़ा है वो बॉडी से टकरा के इधर उधर भागेगा कि नहीं? सबको पता होगा कि भागेगा, है ना, भाग जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, इधर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, कहीं भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन वो आपके बॉडी से डिस्प्लेस होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हवा है, आप रोड पे कहीं कहीं खड़ा रहते हो तो आपके बगल से बस, ट्रक या कोई भी गाड़ी, 4 व्हीलर या बाइक ही गुजरता है काफ़ी तेज़ में, तो आपको हवा लगता है, काफ़ी तेज़ हवा लगता है, ठीक है। तो वो कैसे लगता है? क्योंकि ये पूरे एटमॉस्फेयर में हवा भरा हुआ है। जब ट्रक जाता है तो उस हवा को चीरते हुए जाता है, यानी हवा को अपने बॉडी के साइज के हिसाब से वो हटाते जाता है। तो जब आप उस वहाँ पे खड़े रहते हो, ठीक है, तो वो जो हवा हटा वो हवा आपके तरफ रिपेल करेगा तो उससे हवा लगेगा। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब हवा को चीरते हुए ट्रक आगे निकला तो जो जहाँ से हवा हट गया, ट्रक के साइज के कारण वहाँ से हवा हट गया, तो दूसरे एरिया का हवा आकर उस जगह स्पेस को भरने का कोशिश करेगा। क्यों भरेगा? क्यों नहीं तो पता चलता कि ऐसे ट्रक हट गया तो वहाँ से हवा हटा दिया, ऑक्सीजन खत्म, आदमी वहाँ जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, फिर वापस हवा वहाँ पे आ जाता है, तो हवा दौड़ के वापस फिर अलग जगह से वहाँ पे फील कर देता है उस चीज़ को। तो हवा दौड़ रहा है, ट्रक के कारण हवा भाग रहा है, फिर हवा ऐसे वो उस एरिया को फील कर रहा है। तो ये दोनों में से किसी एक के कारण से आपको हवा लगता होगा। तो समझाने का मतलब ये है मेरा कि आप देखो, अगर किसी मीडियम से भीड़ भाड़ वाले जगह से जहाँ पार्टिकल्स है वहाँ से अगर कोई बॉडी गुजरेगा या कोई भी वस्तु अगर वहाँ से गुजरेगा तो वो पार्टिकल्स को इधर उधर तो भगाएगा, सिंपल सा बात है। यही चीज़ यहाँ पे अगर लाइट इस मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या इस पार्टिकल्स को वो अपने मीन पोजीशन से इधर उधर करेगा कि नहीं? अब मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति, मीन पोजीशन यानी माध्य स्थिति। अब मीन पोजीशन क्या है? तो पार्टिकल जहाँ पे था, अगर हम यहाँ पे खड़ा हैं तो ये मेरा मीन पोजीशन है, हम इधर या इधर हो जा रहे हैं तो अपने मीन पोजीशन से हट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे है तो ये इसका मीन पोजीशन है। जब लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगा तो इस सारे पार्टिकल्स को अपने मीन पोजीशन से हटाएगा, क्योंकि डिस्टर्ब करेगा, वेव का मतलब ही डिस्टर्ब होता है, तो ये हटाएगा और ये अपने मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस यानी विस्थापित, आपको पता है यहाँ से यहाँ चल गया तो विस्थापन हो गया, यानी एक दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। विस्थापित छोटा सा ही होता है तो इसलिए विस्थापित, क्योंकि दूरी भी बोल सकते हैं लेकिन दूरी का एक छोटा रूप होता है विस्थापन, डिस्टेंस का एक छोटा रूप होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग डिस्प्लेस करना बोल रहे हैं, विस्थापित करना बोल रहे हैं। तो जब ये लाइट इसमें ट्रैवल करेगा, इंटर करेगा, तो इस मीडियम के लाइट खुद ऐसे ऐसे नहीं होगा, इस मीडियम के पार्टिकल्स को अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, विस्थापित कर देगा। और इसके कारण से वेव का ये इस तरह का फिगर शो किया जाता है, ठीक है ना। तो लाइट जैसे आपके सामने डिस्प्ले पे एक वीडियो शो कर रहा होगा, उसमें आप देखो हम जब हमने पत्थर मारा पानी में तो क्या हुआ, पानी अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि पत्थर मारे तब पत्थर पानी में जंप कर रहा है, पत्थर पानी में जा रहा है फिर हवा में आ जा रहा है, फिर ऐसे नहीं हो रहा है। वहाँ पे पत्थर गया और उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे ऊपर नीचे पानी करने लगा, यानी मीडियम, पानी का मतलब मीडियम जो है वो पानी था, तो पानी का जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे करने लगा। तो आपको दिख रहा है कि पानी ऊपर नीचे कर रहा है और उस तरह से आपको एक वेव टाइप का फील हो रहा है। ऐसे ही लाइट के बारे में भी मैंने बताया था। तो ये लाइट जंप नहीं कर रहा है, यानी पत्थर जंप नहीं कर रहा है, जैसे पत्थर नहीं जंप कर रहा है वैसे लाइट भी नहीं। उस मीडियम के पार्टिकल, जिस मीडियम में पत्थर को मारा गया या जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल किया, उस मीडियम का पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होने लगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव का। ये तो आप समझ गए। और अगर आप ये समझ गए तो आप अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को बहुत आसानी से समझोगे। देखो कैसे समझते हैं। मान के चलो ध्यान से कि 2 या 2 से अधिक वेव, याद रखना मोर देन 2, एक वेव नहीं ले रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेव ले लो, ठीक है। ये 2 या 2 से ज्यादा वेव, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी, 10 भी, कितना भी ले लो, हम 2 लेते हैं, उस पर समझाना ज्यादा आसान है। 2 वेव किसी एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक मीडियम में 2 वेव ट्रैवल कर रहे हैं, मीडियम सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी
वेवलेंथ कुछ भी हो अलग मायने नहीं रखता है, ठीक है। एक चीज उसका सेम होना चाहिए, वो मीडियम में सेम चलना चाहिए। यानी कि अगर हवा में एक वेव रे ऑफ लाइट को चला रहे हो तो दूसरे को भी चलाओ हवा में ही, अगर एक को पानी में चला रहे हो तो दूसरे को भी पानी में चलाओ। तो चलो अब हम हवा में ट्रैवल करवाते हैं, ध्यान देना। थोड़ा कम ही रखते हैं वापस, फिर से स्पेस का थोड़ा कमी है, अब बड़ा बोर्ड नहीं अपने पास है ना, क्योंकि अब वीडियो जो है वो हम घर पे ही बना रहे हैं, लॉकडाउन के कारण इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है। तो अब वीडियो हम घर पे ही बना रहे हैं किसी तरह से बोर्ड जुगाड़ करके, तो फिर इतना ही में हम लोग को काम चलाना है। चलो देखते हैं। सपोज हम पहले 2 फिगर बना लें, बहुत आराम से धीरे धीरे समझते हैं। मज़ेदार चीज़ है, चैप्टर बहुत आसान भी है, मतलब बहुत छोटा भी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हाई है, लेकिन अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और इसी तरह से आगे भी दिक्कत नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग समझेंगे। चैप्टर बहुत छोटा छोटा है, तुरंत खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में एक एक चैप्टर निकलते जाएगा। ये समझते हैं। हम आपके सामने यहाँ भी 2 वेव का कपल बना है जोड़ा, यहाँ भी 2 वेव का कपल बना है। डिफरेंस देखो, इसको क्रेस्ट बोलते हैं ना, ऊपर वाले को नीचे वाले को ट्रफ, ठीक है। यहाँ भी एक वेव है, यहाँ भी एक वेव है, दोनों वेव है, दोनों सेम मीडियम में चल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस समझो। ये यहाँ पे आके मीट कर गया, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, यानी श्रिंग के साथ श्रिंग, गर्त के साथ गर्त। तो ये जो वेव है, ये जो वेव है वो सेम फेज का वेव है। सेम फेज का मतलब समान कला का वेव है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें क्रेस्ट ट्रफ, फिर तो ट्रफ इसमें, तो फिर इसमें क्रेस्ट, उल्टा है, यानी कि इसमें श्रिंग बन रहा है तो इसमें गर्त बन जा रहा है। तो ये डिफरेंट फेज का 2 वेव है। असमान कला का, ठीक है। अब ये असमान कला का 2 वेव है। अब समझते हैं दोनों का अंतर। ये जब दोनों वेव आके एक पॉइंट पे मीट किया, ठीक है, तो सोचो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सपोज जैसे मान के चलो इस उंगली को, ये उंगली इतना 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर दिया, दूसरा उंगली इसको 3 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर सकता है, तो दोनों मिल के ऑफकोर्स 8 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर देगा, दोनों अपना अपना फोर्स लगा के। यही चीज यहां समझो। मान लो ये जो है, ये लाइट का वेव पार्टिकल्स को जब डिस्प्लेस किया, आपने बताया मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट y1 हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट y2, डिस्प्लेसमेंट y1 हो गया, y2 हो गया, ये y1 ये y2 डिस्प्लेसमेंट। माने इस वेव के कारण मीडियम के पार्टिकल्स y1 गया और इसके कारण y2 गया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट। तो ये मिल के ग्रेटर रिजल्ट देगा कि नहीं, आप बताओ। ऑफ कोर्स देगा। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस y2, है ना, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल के इतना डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, हम ये मान लेते हैं विस्थापित हुआ, यानी विस्थापन मान लेते हैं y, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सब यहाँ पे जितना y, y1, y2 सब विस्थापन है, यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम इस पे वेक्टर लगाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा था विस्थापन एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये y बराबर y1 प्लस y2 दिया, अगर 3 को होता है तो y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 को होता है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाता। तो ये रिजल्ट आया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y। ये y1 क्या है, एक वेव द्वारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ये दूसरे वेव द्वारा डिस्प्लेसमेंट, और y क्या है, मिलकर रिजल्ट यानी कि परिणामी विस्थापन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2। यहां पे इसका भी मान लो विस्थापन मान लेते हैं y1, इसका y2, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। मान लो ये उंगली को इधर से ढकेला और एक दूसरा उंगली इसको इधर से ढकेल दे रहा है, तो सोचो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो यहाँ प्लस डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो ये साइन प्लस में नहीं जाएगा, दोनों का साइन माइनस में जाएगा। आपको पता है, हाँ जोड़ेंगे तो जरूर रिजल्ट को y1 प्लस y2 ही करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, यहां माइनस लगाना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से, एक इधर से ढकेल रहा है, एक इधर से, यानी एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर। यहां क्या देखो, दोनों नीचे ही जा रहा है, या तो फिर दोनों ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है y बराबर y1
-y2 हमने यहाँ जोड़ा ही है, ध्यान रखना यहाँ भी मैंने जोड़ा है, ऐड किया है, यहाँ भी जोड़ा है यानी ऐड किया है। लेकिन ये माइनस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, फेज डिफरेंट है इन लोग का, जिसके कारण से हमने यहाँ पे माइनस लिखा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ y1 माइनस y2 और यहाँ रिजल्टेंट y1 प्लस y2, इसका रिजल्ट छोटा रहेगा, कारण ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, ये अगेंस्ट में चल रहा था। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल होते, जैसे y1 का वैल्यू 5 और y2 का भी वैल्यू 5, तो 0 हो जाता, लेकिन इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 5, तो 0 नहीं होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि 0 ही हो जाए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके डिस्प्लेसमेंट पे वैल्यू कितना दिया हुआ रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर ये आप समझ गए तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो गया ना, कि अगर 2 या 2 से अधिक वेव, ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक वेव अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, समझे? 2 या 2 से अधिक वेव ट्रैवल करके किसी मीडियम में एक पॉइंट पर मीट कर जाते हैं, तो मीट करने के बाद जो परिणामी विस्थापन होता है, परिणामी विस्थापन यानी रिजल्ट, ठीक है, वो सभी विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सभी विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर मतलब क्या हो गया? योगफल मतलब समझो, जोड़ रहे हैं, यहां भी जोड़ रहे हैं, यहां भी जोड़ रहे हैं, यानी जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो जोड़ के निकाला जाएगा। ये है सिद्धांत, जोड़ के निकाला जाएगा। और लेकिन हमने यहां पे बोला कि परिणामी विस्थापन सदिश योगफल के बराबर आता है। तो योगफल तो समझ में आ रहा है, लेकिन सदिश योगफल क्यों? क्योंकि एक सदिश राशि होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश योगफल यानी कि वेक्टर सम, सदिश योगफल यानी वेक्टर सम के रूप में होता है। फिर वापस पहले हिंदी में, 2 या 2 से अधिक तरंग, 2 या 2 से अधिक तरंग जब किसी एक माध्यम में चल के एक बिंदु पर मिलते हैं, तब इसका परिणामी विस्थापन सभी विस्थापनों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी जितने भी विस्थापन होंगे उस सब को जोड़ दो। हाँ, डिपेंड करता है कौन प्लस में कौन माइनस में, तो जो सेम फेज में होगा उसको प्लस में कर देना। जैसे कि अगर मान लो एक ऐसे वेव आ रहा है, ये भी ऐसे वेव आ रहा है और ये उल्टा आ गया, समझो, ये y1 y2 ये y3, ये दोनों क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, लेकिन ये ट्रफ, तो ये दोनों सेम फेज में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो y1 प्लस y2 माइनस y3। हालांकि अब तुम सोचोगे कि वेक्टर सम का नाम आया तो जोड़े ही हम इसमें, लेकिन ये माइनस में था क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, हम डायरेक्ट लिख दी। इसी तरह आप देख लोगे जितने भी वेव होंगे सबको जोड़ देगा तो रिजल्ट आ जाएगा। यानी सारे वेव के मिलने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस सबको जोड़ो, सब पहले जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ सबको जोड़ दो। यही अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। यानी व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स, ठीक है, ट्रैवल इन अ सेम मीडियम एंड मीट एट अ पॉइंट, then resultant displacement is equal to the vector sum of all separated displacement। यानी जितने भी सेपरेटेड डिस्प्लेसमेंट उसके वेक्टर सम के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। एक बार और, एक वेव चला, दूसरा वेव चला, दोनों एक पॉइंट पे मिला, मिलने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या होगा? तो वो रिजल्ट ये दोनों के डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को जोड़ देंगे, ठीक है, सदिश योगफल। जो रिजल्ट आएगा जो भी है वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कहना चाहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक वेव एक पॉइंट पर मिल के एक रिजल्ट दे रहा है तो हम उसके रिजल्ट को कैसे फाइंड करेंगे, ये अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? डिफिनीशन आपके डिस्प्ले पे एग्जैक्टली जो यही लिखना है जो शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और फिर अब हम लोग बढ़ते हैं, अध्यारोपण का जब सिद्धांत समझ गए तो प्रकाश का व्यतिकरण। हम लोग ये अध्यारोपण का सिद्धांत तो देख लिए, बस अब एक चीज और समझ लीजिए, फाइनली डिफिनीशंस वगैरह तो आप लोग देख लिए। तो ये जो मैंने ये वाला और ये वाला फॉर्मूला जो आपके सामने लाया, इसको जब एक जगह पे अगर लिखना चाहो तो आप y1 प्लस माइनस y2 वेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, समझ रहे हो। आप इसको एक जगह पे लिख सकते हो, बहुत जगह आप यहाँ पे नेट लिखोगे, यानी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, नेट वैल्यू जो है वो इस तरह से मिलेगा। आप हालांकि नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ गए हैं। अब हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताएं। तो चलो, हम लोग अध्यारोपण, प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत तो हम लोग पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग आज के लिए, जिसका नाम है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर अगले कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो आपने कॉन्सेप्ट देखा, ध्यान दो।
ये फिगर हम आपके सामने दोबारा बनाते हैं, ठीक है, जो मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बनाया, ठीक है। चलो बना लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं। हो ही आप लोग समझदार, इतने जल्दी समझ जाते हो, है ना। चलो देखते हैं। लॉकडाउन का तो डेट भी बढ़ गया और हो सकता है आगे भी बढ़े, पढ़ना तो जरूरी है, नहीं तो पता चले कि लॉकडाउन के बाद क्लास खुलेगा तो उसके बाद 15 दिन बचा एग्जाम का, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा पढ़ने का। तो इसलिए अभी से पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। देखिए ये आपके सामने मैंने दो फिगर बनाया जो कि एग्जैक्टली सेम वही फिगर है जो मैंने अध्यारोपण के सिद्धांत में बनाया था। यहाँ पे ये ग्रेटर रिजल्ट दिया था, क्योंकि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो वही चीज़ यहाँ भी है, बस थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे हल्का सा। और यहाँ पे ये, ठीक है, याद करो इसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट y1, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट इसका y2। रिजल्ट यही ना, अध्यारोपण का सिद्धांत यही तो बताता है कि जो रिजल्ट होता है उसको सभी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दो तो उसका रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। यानी जो परिणामी विस्थापन होता है वो सभी विस्थापनों को योगफल के बराबर, और रहता तो और सबको जोड़ देते हैं, और वेक्टर सम, है ना, यानी सदिश योगफल के बराबर। इसमें भी y1 y2 यहाँ भी जोड़ दो तो माइनस हो जाएगा, पता ही है। चलो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, समझ गए बात। अच्छा तो ये एक बात बताओ, यहाँ पे भी रिजल्ट आया है, यहाँ पे भी रिजल्ट आया है, मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्ट में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि महत्तम विस्थापन, ठीक। अच्छा ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूनतम विस्थापन। समझ रहे हो बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो समझ ही रहे हो। तो अब हम करते क्या है, वहां पे मैंने बताया था कि दो वेव होते हैं, किसी एक मीडियम में चलते रहते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कि दो वेव हैं जो किसी मीडियम में चल रहे हैं, दो वेव किसी मीडियम में चल रहे हैं, लेकिन वो सेम वेवलेंथ के साथ चल रहे हैं। मैंने क्या बोला, सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ यानी समान तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो इसको इंग्लिश नाम से समझा जाए, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब एक वेव का लेंथ, ये है वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। एक वेव का जो लंबाई होता है, लेंथ होता है, वे वेवलेंथ होता है। कहने का मतलब ये है, एक वेव निर्माण कैसे होता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनता है, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके एक वेव। तो इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यही तरंग दैर्ध्य है, जिसको लेम्डा से इंडिकेट करते हैं। समझ के बाद, ठीक है। तो ये समान तरंग दैर्ध्य के दो वेव ले लिए, क्लियर है। और ये जब दोनों समान तरंग दैर्ध्य के वेव होंगे यहाँ पे आके मिलेंगे, मिल गए, ठीक है। सेम चीज, वही चीज है जो मैंने अध्यारोपण में समझाया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। अंतर क्या है कि वहां पे ये दोनों वेव का कोई जरूरी नहीं है कि सेम वेवलेंथ ले, सेम भी ले सकते थे, अनदर भी ले सकते, वो आपकी मर्जी थी, लेकिन यहाँ पे सेम लेना है। और सेम लेने के बाद जब दोनों वेव जाके किसी पॉइंट पर सुपरपोज्ड होंगे, मिलेंगे, सुपरपोज्ड हो गया, है ना, अध्यारोपित हो गया, ठीक है। तो ये महत्तम यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी महत्तम विस्थापन या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम विस्थापन दे सकते हैं। ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है, डिपेंड क्या पे करता है, फेज पे, कला पे। सेम फेज है ना, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, तो मैक्सिमम, और फेज क्रेस्ट के साथ ट्रफ डिफरेंट फेज है, असमान कला, तो ये मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, यानी महत्तम और न्यूनतम देगा। तो ये जो घटना हुआ, इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। खत्म हो गया कहानी। यानी कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक वेव जब किसी मीडियम में सेम वेवलेंथ के साथ किसी एक पॉइंट पर सुपरपोज्ड होते हैं, यानी अध्यारोपित होते हैं, तो जो परिणामी विस्थापन होता है यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, या तो वो महत्तम हो सकता है, यानी महत्तम या न्यूनतम, महत्तम या न्यूनतम होने की घटना, होने के फिनोमिनन, ठीक है, यही कहलाता है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सिंपल सा बात। यानी जो प्रक्रिया वहां पे अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या बताया गया, रिजल्ट बताया गया कि रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह से हम उसके परिणामी विस्थापन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। तो सभी के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ के, है ना, वेक्टर सम के रूप में करके, प्लस माइनस समझ रहे हो, वो फेज और डिफरेंट फेज के कारण। और प्रकाश के व्यतिकरण में क्या कहा गया कि कहीं पे मैक्सिमम आ रहा है और कहीं पे मिनिमम आ रहा
है ना, यानी कि कहीं महत्तम और कहीं न्यूनतम। तो महत्तम न्यूनतम यानी मैक्सिमम मिनिमम आने की जो घटना है, यानी जो फिनोमिनन एक प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। समझ के बाद? अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के व्यतिकरण का दो भाग होता है। पहला रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण। पहला हो गया रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ के बाद? और दूसरा विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब ये क्या है, इसका दो भाग किस आधार पे? तो इसी दोनों के आधार पे, दो अलग अलग फिगर है, दो अलग अलग टाइप बन गया इसका। सोचो, रचनात्मक का मतलब क्या होता है? रचना करने वाला, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो रचना देखो। और विनाशी मतलब विनाश कर दे, नष्ट कर दे। तो यहां पे दो वेव मिलके एक दूसरे को बड़ा बना दिया, यानी दोनों का रिजल्ट बड़ा आया, तो ये रचना कर दिया ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये रचनात्मक का है, और यहाँ पे देखो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये है विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने प्रकाश के व्यतिकरण का डिफिनेशन क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक वेव यानी 2 और मोर देन 2 वेव्स किसी पॉइंट पे जाके सुपरपोज्ड होते हैं। सबसे पहले वापस फिर से, दो या दो से अधिक वेव किसी एक मीडियम में सेम वेवलेंथ के साथ किसी पॉइंट पे सुपरपोज्ड होते हैं, तो उसके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी परिणामी विस्थापन के महत्तम या न्यूनतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम होने की घटना यानी होने की फिनोमिनन, ठीक है, वो कहलाता है प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसका दो भाग होता है, उसमें से अगर मैक्सिमम रिजल्ट देता है तो वो एग्जाम्पल है रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण का, क्योंकि दोनों हो रहा है घटना, तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो रचनात्मक या संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव, और जो मिनिमम रिजल्ट दे रहा है वो विनाशी व्यतिकरण का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फिर से इसी तरह से डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जब दो या दो से अधिक वेव सेम वेवलेंथ के साथ, दो या दो से अधिक वेव सेम वेवलेंथ के साथ और सेम फेज में यानी समान कला में एक पॉइंट पे सुपरपोज्ड होते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है यानी परिणामी विस्थापन महत्तम होता है। तो इस महत्तम होने की घटना ही संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाते हैं। वहां पे मैंने कला का नाम नहीं लिया था इंटरफेरेंस में, क्योंकि कला का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पे हम कला का नाम नहीं लिए तो दोनों उसमें आ गया, समान भी हो गया असमान भी, लेकिन हम समान कला का नाम ले लिए तो सिर्फ समान का ही हो जाएगा, सेम फेज का। अच्छा, इसका जब दो या दो से अधिक वेव एक मीडियम में सेम वेवलेंथ के साथ यानी समान तरंग दैर्ध्य के साथ, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फेज में यानी असमान कला में अगर किसी पॉइंट पर सुपरपोज्ड होते हैं, तब इसके न्यूनतम परिणामी विस्थापन न्यूनतम यानी मिनिमम होने की जो घटना है उसको विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। फिगर डिफिनीशन कैसे लिखना है सब आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप यहां से उतार सकते हैं। और बाकी जो इस चैप्टर में आगे के आगे पढ़ना है वो सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग सब कोई प्यारे बच्चे से तनी अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुलने वाला नहीं है, और अगर नहीं खुलेगा तो आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा और पता चले कि बहुत लेट में खुला था, सब नील गोबर हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ा कीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ा कीजिए, आपके फायदे के लिए। और जो हम आपको वो डिस्प्ले पे शो किए थे उसका आप नोट्स तैयार कीजिए, और फिर आगे का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसमें इसेंशियल कंडीशन आवश्यक शर्त पढ़ेंगे हम लोग रचनात्मक और विनाशी का, कि किस सिचुएशंस पे ये घटना प्रोड्यूस्ड होगा फिनोमिनन और किस सिचुएशंस पे ये वाला होगा, ठीक है। तो एक लंबा सा स्टेप होगा, एक लंबा सा डेरिवेशन से एक फॉर्मूला लाया जाएगा, और उसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, जल्दी से ही 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।